Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है लॉज ऑफ फोर्सेस. ये इस टॉपिक पर हमारा चौथा वीडियो है. इससे पहले हम तीन वीडियोस और बना चुके हैं जिसमें हमने फोर्स के बारे में, फोर्स सिस्टम के बारे में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पॉलीगन, इन सब के बारे में डिस्कस किया है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी. तो जो इस टॉपिक के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि लामीज थ्योरम, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट, इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. तो वीडियो हमारी लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स. और जो तीन इसके वीडियो हम पहले बना चुके हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले है लामीज थ्योरम. सो लामीज थ्योरम फ्रेंड्स क्या बताती है कि अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि तीन फोर्सेस जो एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं और एक पॉइंट पर लगे हुए हों. दो कंडीशन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस हमारे काम कर रहे हों और तीनों फोर्सेस हमारे कोप्लेनर होने चाहिए और साथ ही में वो इक्विलिब्रियम में हो. इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. So ये जो थ्योरम है हमें बताती है अगर किसी पॉइंट पर या बिंदु पर तीन कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं और वो तीनों इक्विलिब्रियम में है, यानी कि साम्य अवस्था में है, तो जो एक फोर्स होगा वो बाकी दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगा. तो अगर हम इस लामीज थ्योरम को मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसे हमारा P है, एक फोर्स हमारे यहाँ पे हमने एक पॉइंट है O जिस पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, P, Q और R. तो P के अपोजिट जो बाकी दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल क्या है? अल्फा. तो P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू Q. Q के अपोजिट जो दोनों फोर्सेस बची हैं उसका एंगल कितना बना रही है? मान लीजिए बीटा. तो Q डिवाइडेड बाय साइन बीटा. ऐसे ही जो R के लिए जो बाकी की दो फोर्सेस उनके बीच का एंगल गामा, R डिवाइडेड बाय साइन गामा. तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे. ये हमें बताता है लामीज थ्योरम. तो इसकी मदद से हम ऐसे थ्री फोर्सेस वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो इक्विलिब्रियम में है और तीनों ही फोर्सेस अगर कोप्लेनर हमको दिए गए हैं. तो फ्रेंड्स, इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे कि हमको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए. ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है. इसके न्यूमेरिकल जनरली आते हैं. सो फ्रेंड्स, ये एक न्यूमेरिकल हमारे पास में है. ए इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर weighing 25 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट C by two string AC and BC as shown in figure. Determine the forces in the string AC and BC. तो आप ये फिगर में देख सकते हैं कि एक ये लाइट है जो पॉइंट C से लटक रहा है दो रोप की मदद से. एक रोप है AC, दूसरा रोप है BC. इस लाइट का वेट हमको जो है दिया हुआ है 25 न्यूटन और ये एंगल्स हमको दिए हुए हैं जो ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का जो इन दोनों रोप्स में जो टेंशन है या फोर्स जो इसमें लग रहा है वो हमको निकालना है. सो मान लेते हैं कि T1 है फोर्स स्ट्रिंग AC में और T2 फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग BC में. तो आप देख सकते हैं कि ये एक कोप्लेनर सिस्टम है. एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स इसमें लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो कि इस लाइट का वेट है. सो कोप्लेनर फोर्सेस हैं और तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहाँ पे लामीज थ्योरम लगा सकते हैं. लेकिन लामीज थ्योरम लगाने से पहले हम जो पॉइंट C है इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें पता लग सके कि जो पॉइंट C है उस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है. तो अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि ये जो C पॉइंट है इस पे एक तो नीचे की तरफ में वेट काम कर रहा है इस लाइट का, तो नीचे की तरफ वेट आ गया जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 25 न्यूटन. उसके बाद AC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसपे हम दिखा रहे हैं कि इसमें जो फोर्स लग रहा है T1
और ऐसे ही BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जिसपे फोर्स लग रहा है T2। अब हमें निकालने हैं इन तीनों के बीच के एंगल, क्योंकि लामीज थ्योरम लगाने के लिए हमें ये तीनों एंगल मालूम होने चाहिए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल हमको 60 दिया हुआ है और ये नीचे का एंगल जो है ये यहाँ पे 90 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया ये 150। सो एंगल बिटवीन T1 एंड W जो है वो हो गया हमारा 150। ऐसे ही ये वाला एंगल हमको 45 दिया हुआ है जो BC बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये नीचे जो है ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल हो गया 135। अब हमको मालूम है कि ये पूरा जो एंगल है ये टोटल सम जो है 360 होता है। 360 में से हम 135 प्लस 150 को माइनस कर देंगे तो 75 मिल जाएगा। या फिर ये यहाँ पे आप देखें कि ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, यानी कि पूरा एंगल जो है 180 होगा। 180 में से 45 प्लस 60 को हम ऐड करके माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये भी हमको सेम वैल्यू ही मिलेगी, यानी कि 75। 180 माइनस 45 माइनस 60, तो हमें मिलेगा 75 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमको हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन गया, उसके बाद हमको एंगल हमारे मिल गए हैं। सो हम यहाँ पे लामीज थ्योरम, लामीज इक्वेशन पॉइंट सी पर अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले वेट 25 डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट एंगल कितना बन रहा है दोनों फोर्सेस के बीच 75 साइन 75 डिग्री। उसके बाद T1 के अपोजिट कितना एंगल बन रहा है 135, तो T1 डिवाइडेड बाय साइन 135। उसके बाद T2 के अपोजिट कितना एंगल बन रहा है 150 डिग्री, सो T2 डिवाइडेड बाय साइन 150 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 150 डिग्री T1। सो ये T1 हमको निकालना है, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू साइन 135 डिवाइडेड बाय साइन 75। सो ये यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, 135 की वैल्यू आ गई और साइन 75 की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 18.30 न्यूटन, क्योंकि हमारा जो वेट है वो हमको न्यूटन में दिया गया है, तो सारी वैल्यूज हमारी जो आंसर आएंगे वो न्यूटन में आएंगे। ऐसे ही हम T2 निकाल सकते हैं। यहाँ पर T2 कितना होगा 25 इंटू साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री, तो 150 साइन 150 डिग्री की वैल्यू हमने लिखी 0.5 और साइन 75 की वैल्यू हमने लिखी, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू मिली हमको वो मिलेगी 12.94 न्यूटन। सो फ्रेंड्स हमारी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं या दोनों रोप्स हैं उसमें हमारी जो टेंशन है वो हमने निकाल ली। तो जो AB है AC हमने रोप ली थी या स्ट्रिंग ली थी, इसमें हमारा था T1 यानी कि 18.30 न्यूटन का फोर्स इस रोप में लग रहा है, और दूसरे वाले रोप में कितना लग रहा है 12.94 न्यूटन। सो इस तरीके से हम लामीज इक्वेशन की मदद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक दूसरा न्यूमेरिकल है, जिब एंड क्रेन टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पर ऐड किया है। जो जिब एंड क्रेन का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं उसको। ये जो ऊपर वाली जो है इसको हम टाई रोड बोलते हैं, इस स्ट्रिंग को। यहाँ पे एक्चुअली एक कंप्रेशन स्प्रिंग लगा होता है जो इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर रोकता है। ये दूसरा एक जो स्ट्रक्चर मेंबर है इसको हम बोलते हैं जिब, और ये जो इन दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से हम लोड अप्लाई करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हमारा लोड को उठाने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए जिब क्रेन इज शोन इन फिगर, इट लिफ्ट ए लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन, फाइंड टेंशन इन टाई रोड एंड जिब। तो हमें इन दोनों में जो टेंशन है वो हमको निकालनी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा सी पॉइंट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो सी पॉइंट हमने ले लिया, तो उसमें सबसे पहले लोड कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ एक लग रहा है 5 किलो न्यूटन, तो हमने बना दिया। दूसरा जो ये टाई रोड है, मैंने जैसे बताया कि टाई रोड में एक बीच में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग लगी हुई है, इसका मतलब वो सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एक पॉइंट सी से हमने इधर की तरफ खींच लिया, यानी कि ये जो एरो दिखा रहा है ये दिखा रहा है जो फोर्स टाई रोड की वजह से पॉइंट सी पर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसलिए नीचे की तरफ में है। और हमने माना है कि टाई रोड में कितनी टेंशन है वो है T1। उसके बाद आता है जिब। जिब में क्योंकि ये एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है इसको, तो
यहाँ पे जो जिब होगा इसमें एक रिएक्शन जनरेट होगी। तो रिएक्शन किधर होगी? रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ, यानी सी पॉइंट की तरफ, जिसको हमने रेड यहाँ पे एरो से दिखाया है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेड एरो है, ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन बाकी दोनों डायरेक्शन से अपोजिट है, यानी कि ये दोनों टेंसाइल फोर्सेस हैं और ये एक तरीके से कंप्रेसिव फोर्स की तरह से है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी तो उसमें हमने एक प्रिंसिपल का डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि अगर किसी पॉइंट पर एक कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर, पूरी लाइन ऑफ एक्शन पर अपन मान सकते हैं कि वो फोर्स सेम फोर्स लग रहा है। तो हम इस फोर्स को सी पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे और इसको नाम दे देंगे T2, यानी कि जो फोर्स हमारा जिब का पॉइंट पर लग रहा था हमने उसको फर्दर उसके लाइन ऑफ एक्शन पर आगे एक्सटेंड कर दिया। इससे हमारे पूरे सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब ये हमारे तीनों जो फोर्सेस हैं वो टेंसाइल हो गए। अब हम यहां से इसके एंगल्स निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जिब है ये वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो जब हम इसको आगे एक्सटेंड कराएंगे तो सेम लाइन ही हमने आगे एक्सटेंड करी है, तो ये वर्टिकल से अभी भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। दूसरा, ये जो हमारा टाई रोड है ये वर्टिकल से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अगर हम यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ऐसे बना लें सी से, तो यहाँ पे हमको एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हमको मिल जाएगा। तो सेम हमने हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हमको मिल गया। अब हम बाकी के तीनों एंगल यहां से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम सी पॉइंट पर जो है लामी इक्वेशन का को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन करके T1 और T2 की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। सबसे पहले 5 यानी कि हमारा वेट। अब ये दोनों फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल 45 हमने निकाला हुआ है, ये एंगल 30 हमको मालूम है, और ये बीच का एंगल हो गया 90। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो 90 प्लस 30 120 प्लस 45, तो ये हो गया 165। तो 5 डिवाइडेड बाय साइन 65। दूसरा फोर्स हम लेते हैं T1। T1 हमारा ये वाला फोर्स है। तो जो ये दूसरा, बाकी के दो फोर्सेस बचे हमारे W और T2, इनके बीच का एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल 90 है और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो 90 माइनस 30 ये हो गया 60। तो 90 प्लस 60 ये हो गया 150 डिग्री। तो T1 डिवाइडेड बाय साइन 50 डिग्री। अब T2, तो T2 के अपोजिट हम कैसे निकाल सकते हैं एंगल? या तो 360 में से इन दोनों का सम माइनस कर दें, 165 प्लस 150 को माइनस कर दें तो भी हमको एंगल मिल जाएगा। या फिर क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, इसमें से 45 हम माइनस कर दें तो ये एंगल हमको 45 मिल जाएगा। तो कैसे भी करें हमको सेम वैल्यू मिलेगी। तो T2 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। तो अगेन अभी हम यहाँ से T1 निकाल सकते हैं। तो T1 की वैल्यू क्या आएगी? 5 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 165 डिग्री। तो इनकी सभी की वैल्यू हमने रखेगी तो हमें मिलेगा 9.66 न्यूटन कंप्रेसिव। क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो जिब है, जिब में हमने माना था कि ये टाई रोड में हमने माना था कि ये जो हमारी फोर्स है वो यहां पर कंप्रेसिव होगी। उसके बाद हम T2 निकाल सकते हैं। T2 कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? 5 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 165। तो इनकी सभी की वैल्यू हम निकालेंगे और यहां पर जो वैल्यू हमारी, इन सबकी वैल्यू रखने के बाद साइन 45 और साइन 165 की वैल्यू रखने के बाद जो मिलेगी वो है 13.65 न्यूटन। सॉरी, ये किलो न्यूटन होगा फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक किलो न्यूटन की जगह न्यूटन लिख दिया। सो ये होगा हमारा टेंशन में, ये जो होगा हमारा यहां पर टेंशन में आएगा। सो फ्रेंड्स, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जिब एंड क्रेन जो सिस्टम है उसमें हम लामीज इक्वेशन की मदद से ये सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है टाइप ऑफ लोड। ये हम पहले भी एक हमारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको फिर से आज हम एक बार देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लोड को हम जनरली 3 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड फोर्स या लोड। जब कोई लोड किसी भी एक पॉइंट पर काम करता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड फोर्स।
दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फोर्स। अगर कोई फोर्स पूरी बीम पर या पूरे जो कंपोनेंट है उस पर, उसकी पूरी लेंथ पर बराबर तरीके से लगाया जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या फोर्स, यानी कि जो हमारा फोर्स है या लोड है वो कंपोनेंट की पूरी लेंथ पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक लगातार बढ़ रहा है, या मतलब एक समान तरीके से वो वेरी कर रहा है। तो ऐसे लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जैसे कि आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं। सो ये जनरली तीन तरह के लोड, हम तीन तरीके से लोड को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो सपोर्ट कितने टाइप की हो सकती है? तो लोड इज अप्लाइड टू बीम एंड अदर स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोड है वो हम बीम्स या जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं उनको ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जब हम किसी मेंबर पर लोड अप्लाई करते हैं तो हमें उसको कहीं ना कहीं नीचे से या साइड से सपोर्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोड कैरी नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर बीम एंड स्ट्रक्चरल मेंबर्स नीड्स टू बी सपोर्टेड, मैनी सपोर्ट्स आर एज फॉलोज। सो जब जो हमारी सपोर्ट्स हैं वो जनरली 4 टाइप की होती हैं। सिंपली सपोर्ट, दूसरा है हिंज सपोर्ट जिसको हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, उसके बाद तीसरा है रोलर सपोर्ट और चौथा है फिक्स सपोर्ट। तो इनके बारे में फ्रेंड्स हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है सिंपली सपोर्ट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा बीम है या स्ट्रक्चर है वो सिंपली सपोर्ट के ऊपर रख दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई फिक्सचर नहीं होता है, जो सपोर्ट है उसको उसके ऊपर सिर्फ हमारा जो बीम है वो सिंपली रखा जाता है या उसके ऊपर सिर्फ रख देते हैं। तो ऐसे केस में जो रिएक्शन होती है यानी कि जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका सिंबल है फ्रेंड्स, ऐसे एक ट्राइंगल बना के उसके ऊपर मेंबर को हम रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि हम इसको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ नीचे से एक ये सपोर्ट जो हमारा है उसके ऊपर ये बीम पूरा रख दिया गया है। तो अगर इस पे फोर्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बजाय अगर किसी और डायरेक्शन से लगा दिया जाए कि हॉरिजॉन्टल लगा दिया जाए या इसको जेड एक्सिस में लगा दिया जाए तो ये अपनी पोजीशन या अपनी लोकेशन से हट जाएगा। तो इसलिए ये सपोर्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं की जाती है, और ये जो सपोर्ट है सिर्फ वर्टिकल लोड ही कैरी कर सकती है, इसीलिए इसमें जो रिएक्शन है वो भी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, जो हमने यहाँ पर आर से शो किया है। क्योंकि जैसे ही वर्टिकल के अलावा किसी और डायरेक्शन से इस तरह के सपोर्ट पे फोर्स लगेगा तो जो मेंबर है या बीम है वो अपनी जगह से हट जाएगा। फ्रेंड्स सेकंड इज रोलर सपोर्ट। ऐसे केस में जहां पर जो बीम का एक सिरा है वो रोलर्स की मदद से सपोर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। तो ये सपोर्ट आपने देखी होगी, ये ज्यादातर ब्रिजेस जो होते हैं ब्रिजेस में हम यूज करते हैं। और इसमें रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन होती है इसमें रिएक्शन इसमें भी वर्टिकल ही होती है। So all the steel trusses of bridge have one of their end as supported on roller। तो जो ब्रिजेस होते हैं उनका जो एक सिरा होता है वो रोलर सपोर्ट पर टिका होता है, दूसरा सिरा हिंज सपोर्ट से होता है, वो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रिजेस होते हैं उनका एक सिरा हमेशा रोलर सपोर्ट पे होता है, क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर जो हमारी ब्रिज है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे टेम्परेचर की चेंज की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन अगर कुछ होता है कंपोनेंट में तो ये उसको कैटर कर लेती है। इसमें भी जो फ्रेंड्स रिएक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, बल्कि ज्यादा अगर प्रिसाइजली कहा जाए तो जो हमारे सरफेस होती है जिस पर हमारा रोलर सपोर्ट रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले में हमने यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है रोलर सपोर्ट का, एक सपोर्ट है उसके नीचे हम दो रोलर्स या दो सर्कल्स की मदद से रोलर सपोर्ट को दिखाते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ये रोलर सपोर्ट लगी हुई है तो रिएक्शन कहाँ होगी, वर्टिकल। लेकिन जैसे ही हमारी जो सरफेस है वो हमने इंक्लाइंड कर दी
तो हमारी रिएक्शन अब वर्टिकल नहीं होगी, वो जो सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, जो कि आप यहाँ पर जो तीसरा फिगर है उसमें आप देख सकते हैं। तो रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शन होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ना कि वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल है तो रिएक्शन वर्टिकल होगी, और सरफेस अगर इंक्लाइंड है तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन लगाई जाएगी या लगेगी। तीसरा है फ्रेंड्स हिंज सपोर्ट। इसको हम पिंड सपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें जो हमारी बीम होती है वो सपोर्ट जो होती है सपोर्ट के साथ जुड़ी होती है एक पिन की मदद से। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट है और ये बीम या कंपोनेंट है जो एक दूसरे से एक पिन की मदद से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ये पिन की मदद से जुड़े हुए हैं तो हमारा जो बीम है या मेंबर है ये रोटेट कर सकता है इस हिंज पर या इस पिवट पर। ये मेंबर रोटेट कर सकता है क्योंकि ये पिन की मदद से इसके साथ जुड़ा हुआ है। सो ऐसी जो सपोर्ट्स होती हैं इसमें हमारे हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन होती हैं वो भी आती हैं, वर्टिकल रिएक्शन भी आती हैं और इंक्लाइंड रिएक्शन भी आती हैं, जो डिपेंड करता है हमारा लोड कैसा है। अगर लोड हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएंगी, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है लोड तो वर्टिकल रिएक्शन आएंगी, और अगर इंक्लाइंड है तो फिर दोनों आएंगी। सो ये जो सपोर्ट है वो हमारे हर तरह के लोड को कैरी कर सकता है। और ये हम यूज कहां करते हैं कि जो all the steel trusses of the bridges have one of their end roller supported and other as hinged। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो हमारे जो ब्रिजेस होते हैं उनकी जो ट्रस सिस्टम होता है पूरा, उसका जो एक सिरा होता है वो हिंज सपोर्ट होता है और दूसरा सिरा रोलर सपोर्टेड होता है। सो फ्रेंड लास्ट इज फिक्स सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बीम होती है उसका जो सिरा है वो किसी भी वॉल में या स्ट्रक्चर में फिक्स्ड होता है, यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, वो बीम कहीं पे भी मूव नहीं करती है, पूरी तरह से वॉल में या फिर स्ट्रक्चर में फिक्स्ड होती है। तो जो ऐसे जो सपोर्ट होती है वो मेंबर यानी कि बीम का हर तरह का मूवमेंट रेजिस्ट करता है, चाहे वो लीनियर मूवमेंट है चाहे वो एंगुलर मूवमेंट है। तो ना तो वो उसको आगे पीछे मूव करने देगा ना ही उसको रोटेट करने देगा, जिसकी वजह से इसमें हमारे एक वर्टिकल रिएक्शन भी जनरेट होती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जनरेट होती है और उसके साथ साथ एक मोमेंट भी यहां पर जनरेट होता है। सो फिक्स सपोर्ट में हमारी तीन तरह की रिएक्शन जनरेट होती है। सो फ्रेंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बीम। सो बीम को हम जनरली जो डिवाइड करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, कैंटिलीवर बीम में, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम और ओवरहैंगिंग बीम। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम यहां पर देखते हैं। सो पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम हुज एंड्स आर आइदर रोलर सपोर्टेड और हिंज सपोर्टेड। तो ऐसा कोई बीम जिसके जो सिरे हैं वो या तो हिंज सपोर्ट हो या फिर रोलर सपोर्टेड हो। दोनों तरफ रोलर भी हो सकता है, एक तरफ रोलर एक तरफ हिंज भी हो सकता है। तो ऐसा जो बीम है उसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इधर रोलर है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी रिएक्शन है, और ये जो पिंड जो इसका सपोर्ट है उसमें भी वर्टिकल ही रिएक्शन है क्योंकि जो हमारा लोड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है। अगर ये इंक्लाइन डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जनरेट हो जाएगी, रोलर में सिर्फ वर्टिकल रहेगी हमेशा। दूसरा है फ्रेंड्स कैंटिलीवर बीम। जो एक ऐसा बीम होता है जिसका जो एक सिरा है वो फिक्स्ड होता है जबकि दूसरा सिरे पर कोई भी सपोर्ट नहीं होती है। सो ऐसा बीम जिसके एक सिरे को फिक्स्ड किया होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है उसे हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। और इस पूरी जो बीम की जो लेंथ है या स्पैन जिसको हम बोलते हैं उस पर हम कहीं पे भी फोर्स लगा सकते हैं। तो इस फोर्स की वजह से जो फोर्स हम इस कैंटिलीवर बीम पर लगाएंगे, जो इसका फिक्स्ड एंड है वहां पर रिएक्शंस जनरेट होंगी, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।
क्योंकि ये एक फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पर 3 तरह की रिएक्शन होंगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और तीसरा एक मोमेंट। फ्रेंड नेक्स्ट इज ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम उन बीम को बोलते हैं जहां पर जो बीम का जो सिरा है वो सपोर्ट से आगे या बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि एक बीम हमारे पास है, इसके यहाँ पर एक पिन सपोर्ट है, उसके बाद एक रोलर सपोर्ट है, लेकिन जो ये बीम का जो एंड है वो रोलर सपोर्ट से भी आगे तक निकला हुआ है। इसको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग पार्ट। ये दोनों तरफ भी हो सकता है और एक तरफ भी हो सकता है। जैसे इस फिगर में जो ओवरहैंगिंग है वो सिर्फ एक साइड है, तो ये है वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम। ऐसे ही अगर ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसे ही ओवरहैंगिंग होता तो फिर ये हो जाता बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट इज फिक्स्ड बीम। बीम्स हुज बोथ एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड। जिन बीम के जो दोनों सिरे हैं वो पूरी तरह से दृढ़ता से फिक्स किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा अगर एक सिरा फिक्स्ड है और दूसरा सिरा खाली है, फ्री है, तो वो होता है कैंटिलीवर। अगर दोनों सिरे ही फिक्स्ड हैं तो वो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड बीम। और लास्ट है हमारा कंटिन्यूअस बीम। सच बीम्स आर सपोर्टेड बाय मोर देन 2 सपोर्ट्स। सो ऐसी बीम जिस पर 2 से ज्यादा सपोर्ट्स हम लगाते हैं उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो जहां पर हमारी बीम्स की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, अगर दोनों सिरे पर सिर्फ सपोर्ट लगाया जाए तो बीम बीच में से सैग कर सकती है या उस लटक सकती है, उसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ऐसी जगह पर हम बीच में भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो जहां पर भी बीम में 2 से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ऐसे बीम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। सो फ्रेंड्स जो ये लॉज ऑफ फोर्सेस का जो टॉपिक है वो हमारा आज इस वीडियो के साथ समाप्त हो रहा है। सो इसके जो चारों वीडियोस हैं इस टॉपिक के वो आप देखिए और आपको कैसे लगे कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स जो बीम से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक जब वीडियो बनाएंगे मोमेंट्स पर तो उसमें हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।